Hello students, welcome to the class. My name is Devendra Pitroda and I am teaching science at BAPS Gurukul, Kondad. So we were studying chapter number 15, our environment, right? We have studied what is environment, uh, what do you mean by ecosystem, components of ecosystem, that is biotic components and abiotic components, types of ecosystem. There are mainly two types of ecosystem. First is natural ecosystem and another one is human made or artificial ecosystem, right? Then we studied about food chain, energy flow in food chain, food web, right? And we have also studied two important things about flow of energy. One is energy flows in unidirectional. Unidirectional means one direction, and the other thing is as we go ahead in food chain, the energy decreases progressively, right? The transfer of energy is very less. Most of the energy is lost in the एनवायरमेंट. जैसे ही आप फूड चेन में या फिर ट्रॉपिक लेवल में एक ट्रॉपिक लेवल में से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते हो, एनर्जी है वो धीरे 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 कम होती जा रही है. सही है? ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न how do our activities affect the environment. Actually we are also a part of environment, so whatever activities we perform, right, it's always going to affect the environment. सही है ना? Right. Now we have changed drastically, right? अचानक से, right, till 1980s, right, the industrialization was not that much, but then afterwards it took a high, right? And industrialization is so much that it is creating a lot of pollution, and due to this pollution or human activities, the environment is getting affected adversely, right? उसको adverse effect हो रहा है. तो वो adverse effect क्या है? उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो रही है, लेकिन दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे बात की गई है, सबसे पहली है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर का डिप्लीशन. डिप्लीशन मतलब खत्म होना. ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट, वीक हो रहा है. और दूसरा प्रॉब्लम है वेस्ट डिस्पोजल, राइट. वी एग्री विद दिस कि बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अब उसका डिस्पोजल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, राइट. सही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन लेयर. तो सबसे पहले ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर में ओजोन क्या है? ओजोन इज वन टाइप ऑफ गैस, राइट, और उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3. 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलके बनाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल, राइट. सही ना? अब ओजोन है तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ओजोन इज ए पॉइजनस गैस, राइट. बहुत ही पॉइजनस है. अगर आप ओजोन डायरेक्ट कंज्यूम करते हो देन इट इज नॉट beneficial to the body, right? It may cause harmful effect. It may also severe heart attack or death, right? तो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है, इट इज ए डेडली गैस. इसलिए वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं पाया जाता. मींस अर्थ के सरफेस के ऊपर ओजोन गैस नहीं है, राइट. ओजोन गैस कहाँ पे है? इन द एटमॉस्फेयर. अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, राइट, वेयर इट फॉर्म्स ए कवर और सील्ड. एक सील्ड बनाता है, राइट. वो अर्थ के सरफेस को पूरा कवर कर दिया है ऊपर से. अब वो कैसे हमको हेल्पफुल होता है? सन जो है उसमें से यूवी रेडिएशंस भी आती है. यूवी रेडिएशन मींस अल्ट्रावायोलेट रेज. अब अल्ट्रावायोलेट रेज, राइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. अगर वो हमारी बॉडी पे डायरेक्ट गिरता है देन इट में कॉज स्किन डिजीज, कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट. यूवी रेडिएशंस अगर सन की डायरेक्ट
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर गिरते हैं, देन इट मे कॉज सर्टेन डिजीज, राइट। अब ओजोन लेयर क्या करता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पेनिट्रेट करने नहीं देता, मतलब सन में से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं उसको अर्थ के अंदर नहीं आने देता, सही है। सो इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, राइट। जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं होता देन इट विल बी वेरी हार्ड टू सस्टेन ऑन अर्थ। जैसे बाकी प्लैनेट है वैसे ही अर्थ के ऊपर भी लाइफ पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता, राइट। नॉट ऑल द काइंड्स ऑफ एनिमल्स वुड एबल बी सर्वाइव, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते अगर ये ओजोन लेयर अर्थ के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट नहीं करता तो, राइट। तो ओजोन है वो वैसे तो पॉइजनस है ह्यूमन बॉडी के लिए, लेकिन अब वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस के ऊपर तो है नहीं, इसलिए उतना तो अपने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर काम कर रहा है, राइट। एटमॉस्फेयर के ऊपर है वो, सही है। अब वो वहां पे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थ को, सो इट इज हेल्पफुल, राइट। बट व्हाट इज हैपनिंग due to this pollution and use of certain gases and chemicals, वो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आप समझ सकते हो अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा तो यूवी रेडिएशंस है वो डायरेक्ट सन अर्थ के अंदर आ सकते हैं एंड इट मे कॉज डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सही है। समझ में आया क्यों डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहा है। अगर ओजोन लेयर खत्म हो गया और वो शील्ड खत्म हो गया तो, राइट, इसको ऐसे समझ लो, अर्थ इज ए पैलेस, वो पैलेस है, राइट, और ओजोन लेयर है वो वॉल है, राइट, वॉल, एंड दिस यूवी रेडिएशंस आर एनिमी, सही है ना। तो जब तक ये वॉल है तब तक वो एनिमी यूवी रेडिएशंस है वो अर्थ के अंदर एंटर नहीं हो सकते। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, पॉल्यूशन और केमिकल्स का यूज बढ़ रहा है, सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स का यूज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये वॉल है वो धीरे धीरे पतली हो रही है, वीक हो रही है, राइट, डिप्लीट हो रही है, राइट। तो एनिमीज है, यूवी रेडिएशंस है वो अर्थ के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर एक बार वो अर्थ के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो गए तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मफुल डिजीजेस, राइट, कैंसर, सही है ना। प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यूवी रेडिएशन ज्यादा होंगे, जल जाएगा प्लांट्स, सही है। तो ये सारी चीजें ओजोन लेयर के डिप्लीशन से हमको फेस करनी पड़ती है, सही है। तो अगर ओजोन लेयर है उसको बचाने के लिए क्या किया है, राइट, यहाँ पे देखो, the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s, right। तो जब सैटेलाइट से या फिर कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट से हमने पता लगाया कि भाई ओजोन लेयर है, ओजोन का जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट, बट 1980s में वो बहुत ज्यादा कम हो गया, राइट, एंड वो कुछ केमिकल्स की वजह से हो रहा था। This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbon, which are used as refrigerant and in fire extinguisher, right। तो जब उसके बारे में ज्यादा स्टडी की तो हमको पता चल गया कि उसका जो ओजोन लेयर का जो कम होना है वो सबसे इंपॉर्टेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, सिंथेटिक केमिकल। सिंथेटिक केमिकल मतलब मैन मेड केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स मतलब मैन मेड केमिकल्स, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट, इट इज वन टाइप ऑफ गैस विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट, फ्रिज के अंदर और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता था। सही है। तो स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये जो गैस है, राइट, ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो वो ओजोन लेयर को तोड़ देता है, राइट, ओजोन को वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ओजोन नहीं रहता है, राइट, तो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। सो इन 1987 United Nations Environment Program UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. It was now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world. Right? तो 1987 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन के अंदर ही आता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिसमें इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो है वो साथ मिलके एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। तो ये ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो सीरियस प्रॉब्लम है, राइट, इट इज ए थ्रेट टू ग्लोब इन अर्थ, राइट, अर्थ के ऊपर एक थ्रेट है। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा तो अर्थ भी खत्म हो जाएगा, राइट। सो उस टाइम 1987 में ये डिसाइड किया गया कि एग्रीमेंट किया गया कि CFC प्रोडक्शन है वो कम करना है, राइट। सो नाउ इट इज मेड मैंडेटरी, राइट, बहुत जरूरी कर दिया है कि कोई भी कंपनी अगर रेफ्रिजरेटर बना रही है तो उसको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करना है। सही है। तो वेर एवर कोई भी कंपनी, राइट, देश वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो तो वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर ही बनाएगी। CFC फ्री मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं करना है। समझ में आया? ओके, राइट। नाउ लेट्स सी द प्रोडक्शन ऑफ दिस ओजोन। ओजोन बनता कैसे है, राइट। Ozone is at higher level of atmosphere. Is a product of UV radiation acting on ozone gas. The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen atoms. These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown. Right? अब हमको पता है कि ऑक्सीजन है वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही पाया जाता है, राइट, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही होता है। कभी सिंगल ऑक्सीजन मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल नहीं हुआ होता है, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो इनकम्प्लीट है, तो वो स्टेबल नहीं रह सकता, इसलिए वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाता है O2, राइट। तो जब ये यूवी रेडिएशंस O2 के ऊपर गिरते हैं तो वो O2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट कर देता है, 2 ऑक्सीजन एटम में, उतनी ज्यादा एनर्जी देता है। सही है, यूवी रेडिएशंस में उतनी ज्यादा एनर्जी होती है इसलिए वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर सकता है। अब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो स्प्लिट हुए हैं वो हाईली अनस्टेबल है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये जो ऑक्सीजन स्प्लिट हुआ है वो कंबाइन हो जाता है। O प्लस O2, O मींस ऑक्सीजन एटम, O2 मींस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होके O3 बनाते हैं, दैट इज ओजोन। समझ में आया? तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में होता है उसके ऊपर जब यूवी रेडिएशंस गिरती है, राइट, तो वो उसको स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन एटम में। अब ये ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल होता है तो वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके O3 बनाता है जिसको हम ओजोन बोलते हैं। सही है। अब O3 है वो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कांटेक्ट में आता है तो वो वापस से उसको स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन एटम और मॉलिक्यूल में,
राइट। अब वो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, सही है, तो वो ओजोन को वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन है वो, ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है, ओजोन है वो कम हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, सही है। ओके, so this is what depletion of ozone means and why it is a problem, environmental problem or global environmental problem, because the depletion of ozone layer will lead to penetration of UV radiation inside the earth, राइट। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो यूवी रेडिएशंस अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगे और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है, सही है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज वेस्ट डिस्पोजल, राइट, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, सही है ना। इट इज बाय फार द इजीएस्ट टॉपिक, राइट, इजीएस्ट है, लेकिन स्टिल इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसको समझाना बहुत इजी है, आप किसी को भी बोलोगे कि भाई वेस्ट है वो मैनेज करना चाहिए, वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शंस बहुत कम लिए जा रहे हैं, राइट। अगर आप कंसिडर करो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, राइट, जिसमें प्लास्टिक अभी यूज नहीं हो रहा है, सारी चीजों में प्लास्टिक यूज हो रहा है, राइट, बेसिक थिंग्स, सही है ना। और डेली नीड की जो भी चीजें हैं उसमें ज्यादातर प्लास्टिक यूज हो रहा है, सही है। एंड वी नो दैट प्लास्टिक इज समथिंग लाइक इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, राइट, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज नहीं होने वाला है, राइट, तो वो जैसा है वैसा ही रहता है, तो उसका डिस्पोजल करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सही है ना, राइट। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, राइट, यू विल बी फ्री इनफ, तो आप अपने घर में देखो, राइट, 1 या 2 दिन तक सारा जो वेस्ट है वो कलेक्ट करो, राइट, वो कलेक्ट करने के बाद एग्जामिन करो कौन कौन सी चीजें हैं, राइट। अब उसमें कुछ चीजें, सभी चीजों को आप सोइल के अंदर डाल दो और उसको 10 या 15 डेज के अंदर देखो, राइट, कौन सी चीज है वो डिकम्पोज हो रही है, कौन सी चीज कंप्लीटली डिकम्पोज हो जा रही है, कौन सी चीज है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही है, कौन सी चीज है वो डिकम्पोज ही नहीं हो रही है, स्टडी दिस, राइट। तो जो चीज डिकम्पोज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो चीज डिकम्पोज नहीं हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सही है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है अबाउट लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन, राइट। हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स मतलब केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन डाइजेशन और लाइफ प्रोसेसेस, वो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में से ही रिलीज होते हैं। We will study in this in chapter 6, हम चैप्टर 6 में वो पढ़ने वाले हैं कौन कौन से वो एंजाइम्स है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए, एंजाइम मतलब क्या होता है, एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में से ही रिलीज होता है और वो डाइजेशन में अपने को हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सही है। So let's read this paragraph first. We have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? Enzymes are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance. That is why we will not get any energy if we try to eat coal. Because of this, many human-made materials like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. These materials will be acted upon by physical processes like heating and pressure, but under the
ambient condition found in our environment, this persist for a long time, right? तो वो जो एंजाइम्स है वो स्पेसिफिक चीज को ही, मतलब एक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करेगा, राइट? एक एंजाइम है तो वो सिर्फ प्रोटीन या विटामिन को डाइजेस्ट कर सकता है, फैट को डाइजेस्ट कर सकता है, तो वो सिर्फ उसको ही डाइजेस्ट करेगा। सही है, समझ में आया, राइट? तो इसलिए हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो सभी डाइजेस्ट नहीं हो जाती है, ओनली स्पेसिफिक चीजें हैं जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो सकती है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है कोल जो है वो हम खा जाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसको एनर्जी नहीं, डाइजेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। सही है ना, राइट? तो एनर्जी राइट, तो स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए स्पेसिफिक चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, राइट? तो उसी तरह जो ज्यादातर प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। उसके लिए कुछ फिजिकल प्रोसेसेस चाहिए, जैसे कि हीटिंग, प्रेशर, राइट? उसको ज्यादा टेम्परेचर में हीट करो, उसको पिघला लो। सही है ना? तो वो नेचुरली नॉर्मली एनवायरमेंट कंडीशन में नहीं मिलता है, इसलिए वो ज्यादातर जैसा है वैसा ही पाया जाता है एनवायरमेंट में। प्लास्टिक में कोई चेंज नहीं आता, वो चेंज तभी आएगा जब उसमें ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा या फिर ज्यादा प्रेशर मिलेगा, जो कि नॉर्मल एनवायरमेंट कंडीशन में नहीं मिल पाता है, इसलिए वो जैसा है वैसा ही प्लास्टिक हमको मिलता है। समझ में आया? इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल गिवन टू यू। एंजाइम्स का जो एग्जाम्पल है वो आपको दिया गया है ताकि आप समझ सके कि प्लास्टिक है वो क्यों बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियाज है वो डिजाइन ऐसे किए गए हैं, मतलब उसका फंक्शनिंग ऐसा है कि वो कुछ चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सभी चीजों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जिसमें से एक प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से, राइट, वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में अगर आप क्लासिफाई करोगे प्लास्टिक किस में आएगा? पॉलीमर्स, राइट? प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, राइट? आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन, अगर आप आंसर देना चाहते हो तो प्लीज राइट दैट इन कमेंट बॉक्स। प्लास्टिक है वो ऑर्गेनिक में आएगा कि इनऑर्गेनिक में आएगा, राइट? वी हैव टू गिव द आंसर। सही है ना? सिंपल है, सिंथेटिक केमिकल से बना हुआ है प्लास्टिक, राइट? If you are able to answer this question, please write this in your comment box. सही है, मैं रिप्लाई दूंगा अगर वो सही है या गलत है, right? Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. जो सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब डिकम्पोजिशन या फिर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, राइट, डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट? सब्सटेंस जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, राइट? ह्यूमन बॉडीज, डेड बॉडीज, राइट? फिर एक्सक्रीटा, सही है, पेपर, बहुत सारे वेस्ट हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, राइट? जो डिकम्पोज हो जाते हैं। इसको अगर आप सोइल में बरी करके रखो थोड़े दिनों के लिए तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। सही है? देखो, डिग्रेडेशन में होता क्या है, वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और सोइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, राइट? अगर डेड बॉडी अगर आप किसी को दफनाते हो, राइट, सोइल के अंदर, तो वो थोड़े दिनों के बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज, सड़ना शुरू हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और फिर धीरे धीरे वो सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर सोइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, राइट? लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, राइट? या फिर ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लगा देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। सही है? तो वो क्या होते हैं? वो एनवायरनमेंट में जैसे थे वैसे ही रहते हैं, राइट?
तो वो इकोसिस्टम को हार्मफुल करते हैं, वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब ये सेंटेंस जो आप पढ़ो, दिस सब्सटेंस मे बी इनर्ट। इनर्ट मतलब केमिकली इनर्ट, वो दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे है वैसे ही रहते हैं, एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। राइट, अब जो वो जैसे है वो वैसे ही रहते हैं, तो वो कई बार हार्मफुल भी हो जाते हैं। अगर प्लास्टिक है वो वैसे का वैसा रहता है, राइट, वो अगर कोई एनिमल खा जाता है वो प्लास्टिक, राइट, तो वो स्टोमक के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वैसे का वैसा ही बॉडी के अंदर रहता है और धीरे 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 वो हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट कर देता है एनिमल के बॉडी के अंदर। सही है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें यूज होनी चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा और वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप आसानी से डिस्पोज कर सकते हो। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिस्पोजल करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो भी डिस्पोज अब करना स्टार्ट हो गया है। हम डिस्पोज नहीं करते, उसको रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं या फिर रिड्यूस करने की ट्राई कर रहे हैं। राइट, रीयूज मतलब उसको आपने अगर एक प्लास्टिक बैग किसी शॉप में से लिया हुआ है, राइट, आपने कोई चीज खरीदी और आपको एक प्लास्टिक बैग मिला, राइट, तो बाय यूजिंग दैट प्लास्टिक बैग, नॉट थ्रोइंग दैट प्लास्टिक बैग अवे, इफ यू आर यूजिंग दैट प्लास्टिक बैग फॉर सम अदर पर्पस, राइट, फॉर एग्जांपल दूसरे दिन मैं कुछ खरीदने गया तो मैं वो प्लास्टिक बैग खुद लेके गया, राइट, दूसरी बार मैंने प्लास्टिक बैग वो शॉपकीपर से नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लास्टिक बैग था, तो वो रीयूज हो गया। सही है। रिसाइकल मतलब आप उसमें से कुछ उसको मेल्ट करके या फिर किसी चीज, पेन, राइट, टम्बलर, बहुत सारी चीजें रिसाइकल प्लास्टिक में से बनी होती है। सही है, तो these are the some of the ways of reducing the non biodegradable waste। सही है। सो बहुत सारी मेथड है, राइट, आप अपने हिसाब से सोच भी सकते हो। एक ये जो पैराग्राफ है, राइट, वो समझने के लिए लाइफ प्रिंसिपल के लिए भी बहुत जरूरी है, आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राइट, सी improvements in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation। Right, we agree with this कि हमने अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर दी है। पहले जैसे रहते थे, राइट, 1980s में, अब उसके बाद हमने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है, राइट, बहुत एडवांस हो चुके हैं। लेकिन वो एडवांस होने के साथ साथ हमने बहुत सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। राइट, हर एक चीज प्लास्टिक पैकिंग में आ रही है, हर एक चीज स्टोर हो सकती है, राइट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि जिसमें सारे इंसुलेटर क्या बन रहा है, प्लास्टिक, राइट। तो लेकिन एक और चीज हो सकती है, राइट, हमारा जो एटीट्यूड है, दिस वन, चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव अ रोल टू प्ले with more and more things we use becoming disposable, right। तो अगर ज्यादा से ज्यादा हम चीजें अगर यूज कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड, राइट, हम ज्यादा से ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो वाली चीजें, राइट, एक बार यूज करो, थ्रो कर दो, नया ले लेते हैं, राइट। पेन्स, राइट, अब पेन जो भी होती है, हम बॉल पेन यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो। सही है ना, राइट। बहुत सारी प्लास्टिक के आइटम्स ऐसे यूज कर रहे हैं जो हम यूज एंड थ्रो डेली बेसिस पे यूज करते हैं, राइट। फिर पैकेजिंग, हर एक चीज को पैकेज कर रहे हैं, किससे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, प्लास्टिक से, राइट। कोई भी खाने की चीज आप कंसीडर करो तो प्लास्टिक की होती है, राइट। इवन द बॉक्सेस, जो भी बॉक्स होता है, राइट, अगर वो बॉक्स आपने कार्डबोर्ड से कवर किया हुआ है तो उसके ऊपर भी एक प्लास्टिक की लेयर होती है, राइट, टू मेक देम वाटरप्रूफ। सही है ना। तो प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो अगर आप सोचो इतना सारा प्लास्टिक यूज हो रहा है तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट कर रहा होगा कि नहीं, राइट। सी, इट इज ए पर्सनल बिलीफ, सही ना,
आपका अपना खुद का सोचना है कि भाई अगर इतना सारा प्लास्टिक यूज हो रहा है तो वो हार्मफुल इफेक्ट एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट के ऊपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही है ना, सिंपल चीजें हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई वेस्ट डिस्पोजल मैनेज कैसे करना है, राइट, क्यों इम्पोर्टेंट है वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना, राइट, कौन कौन सी मेथड आप यूज कर सकते हो जिसकी वजह से वेस्ट डिस्पोजल इजी हो जाए। एक सिंपल मेथड है मैन्योर, राइट, आप जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका आप एग्रीकल्चरल मैन्योर बना के उसको यूज कर सकते हो, फर्टिलाइजर बन गया है आपका। सही है ना, राइट। तो बहुत सारी और भी टेक्निक है, राइट। एक चीज यहाँ पे भी दी हुई है, राइट, दिस वन, डिस्पोजल कप्स इन ट्रेन्स, राइट। तो पहले जो थे वो प्लास्टिक कप यूज होते थे, सही है ना, यूज एंड थ्रो वाले। फिर they started using that disposable paper cups, right। प्लास्टिक कप से अच्छा था पेपर कप, वो पेपर कप आने लगे हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वो प्लास्टिक कप जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, राइट। तो वो वेस्ट प्रोड्यूस होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, उसका डिस्पोजल हो ही नहीं रहा है, राइट। कहीं पे भी आपने डाल दिया तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन पेपर कप्स अगर आप सोइल के अंदर डाल दो तो वो थोड़े टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाएंगे और सोइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक कप जैसा है वैसा ही रहता है। सो दिस वाज अ स्मॉल स्टेप, राइट, विद अ ह्यूज इंपैक्ट, राइट। तो अगर आप भी ऐसे कोई स्टेप्स, राइट, अपने आप से सोचो कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो जिसकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कम होता जाए और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज्यादा होता जाए। यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट, सही है ना। उसके ऊपर बैन लग जाने के बाद भी बहुत सारे लोग प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं, तो उसको अगर आप कन्वर्ट करके पेपर बैग यूज करें, राइट, तो ज्यादा यूजफुल होगा, राइट, सही है ना। तो ये एक और मेथड हो गई, एक और स्टेप और एक और टेक्निक हो गई जिससे आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कम कर सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, राइट, उसको आप डिस्पोज कर सकते हो। सही है। अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर और 15 चैप्टर, right, you can ask me in comment box, can message me in person also, and मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर डाउट का सेशन अगर रखता हूं मैं ग्रुप में, राइट, बिकॉज सैटरडे को आपको साइंस की एग्जाम है, आई थिंक सो, राइट, ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 15। सही है। तो अगर कोई डाउट्स है रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स यू कैन आस्क मी इन दिस कमेंट बॉक्स और I will arrange a session in your WhatsApp group, right, where you can ask your doubts। सही है। एक रिवीजन वीडियो भी डालूंगा चैप्टर नंबर 15 का, दैट इज ऑन सैटरडे। सही है। तो ये चैप्टर यहाँ पे तो खत्म हो गया है। इट इज बाय फार द इजीएस्ट चैप्टर, राइट। आप सिर्फ पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, राइट, एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन अ वेरी interesting manner in your textbook also, right, simple language में explain किया गया है by giving relevant examples। सही है। तो all the best till then, see you।